हाजिर हूँ माय डीमन वाइफ की एपिसोड 40। जियांग अपनी टीम के सामने अपना सारा मेकअप प्रोजेक्ट रख देता है और वहीं पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं तो इसका मतलब अब हमें भी तुम्हें बॉस कहना पड़ेगा। जियांग प्रिंसिपल से कहता है आप तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हैं। साथ ही जियांग बाकियों की तरफ देखता है और कहता है आखिर ये प्रिंसिपल को देखकर खड़े क्यों नहीं हुए। प्रिंसिपल उसे कहते हैं हैरान होने की जरूरत नहीं, हम लोग एक डिफरेंट टाइम लाइन में हैं। मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये एबिलिटी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या आपने पूरे किंगडम के लिए टाइम को फ्रीज कर दिया है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें फ्रीज किया गया है, मैं तुम्हें उस डायमेंशन से निकाल कर अपनी डायमेंशन में ले आया हूँ। ये सुनते ही जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर ये इंसानों और डीमंस की फाइट के दरमियान शामिल हो जाए तो ये जिस भी ट्राइब की तरफ से फाइट करेंगे सामने वाले ट्राइब को तो ये चुटकी बजाकर खत्म कर देंगे। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मेरी पावर्स की भी एक लिमिट है। जियांग क्योंकि ये बात भूल चुका होता है कि प्रिंसिपल उनकी सोच को भी पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल फिर से उसकी सोच पढ़ लेते हैं और कहते हैं मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करता, ये तो मेरी पावर है, मैं खुद ब खुद दूसरों की सोच को पढ़ लेता हूँ। प्रिंसिपल उसे कहते हैं चलो इस बहस को छोड़ो, आओ और बैठो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। जियांग भी प्रिंसिपल से कहता है आपको मुझसे कौन सी बात करनी है, वैसे भी मैं आपके पास आने वाला था, मुझे भी आपसे कोई बात करनी है। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं मुझे एक बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है कि डीमन ट्राइब वाले ड्वार्फ्स के कबीले पर अटैक करने वाले हैं। जियांग जब बात सुनकर हैरान हो जाता है, प्रिंसिपल से कहता है लेकिन डीमन ट्राइब वालों के साथ तो एक एग्रीमेंट हो चुका है, वो लोग फाइट कैसे कर सकते। प्रिंसिपल जियांग को बताते हैं वैसे तो ड्वार्फ वालों के कबीले का इंसानों के कबीले के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, लेकिन डीमन ट्राइब के साथ हमारा जो नया मुआहिदा हुआ है यानी जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये बात नहीं लिखी हुई कि इंसान ड्वार्फ्स के कबीले की मदद करेंगे, इसलिए अब इंसानों का कबीला भी उन डीमन ट्राइब वालों की मदद नहीं कर सकता। और वैसे भी डीमन ट्राइब में अब लिलियन की हुकूमत है क्योंकि वो अब उनकी क्वीन है, इसलिए डीमन ट्राइब में बहुत कुछ बदल चुका है। और साथ ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि लिलियन अपने बहुत सारे लोगों को भेज रही है ताकि वो इजाबेला को ढूंढ सके। और मेरे ख्याल से ड्वार्फ के कबीले पर अटैक करने का उसका मकसद भी यही है कि इस अटैक के चलते डीमन क्वीन सामने आ जाए और वो इजाबेला को पकड़ ले। वे प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे। जियांग प्रिंसिपल से कहता है मैंने एक बहुत ही हैरान कुन चीज देखी है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये चीज हमने एली माउंटेन्स में अपने एडवेंचर के दौरान देखी। और फिर जियांग प्रिंसिपल को सारी कहानी सुना देता है कि वहाँ पर टेम्पल में क्या हुआ और कैसे उन्होंने उस डिवाइन वेपन और क्रिस्टल की मदद से एली को हील किया। प्रिंसिपल ये सुनते ही जियांग से कहते हैं इसका मतलब तुम और क्वीन दोनों एक ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर वो डिवाइन रैलिक पड़ा हुआ था। प्रिंसिपल जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और जियांग से कहते हैं जल्दी से वो डिवाइन वेपन मुझे दे दो। जियांग प्रिंसिपल को इस तरह देखकर सोचता है आखिर प्रिंसिपल को क्या हो गया, ये इतनी जल्दी इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन साथ ही वो चुप हो जाता है और कहता है प्रिंसिपल मेरी सोच को पढ़ लेगा। जियांग अपने बैग में से इस बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर उसने उस डिवाइन वेपन को रखा होता है जिसके अंदर वो क्रिस्टल है। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं इसको मैं अपने पास रख रहा हूँ। जियांग प्रिंसिपल से कहता है ये डिवाइन वेपन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर जो रेड स्टोन लगा हुआ है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी की मदद से हमने एली को हील किया था। और इसके अलावा वहाँ पर हमने एक छिपकली देखी थी जो कि इवॉल्व होकर एक ड्रैगन बन गई, इसका मतलब ये है कि ये लाइफ को क्रिएट कर सकता है। ये बात सुनते प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लगा था शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता या फिर सिर्फ तुम अपनी सोच का बता रहे हो, लेकिन तुम इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुँच गए इस क्रिस्टल की मदद से हम लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, क्या तुम्हें मार्टिन ने ये सिखाया नहीं। प्रिंसिपल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जियांग से कहते हैं क्या तुम्हें मार्टिन ने ये बिल्कुल नहीं सिखाया कि कभी भी फोर्जिंग की टेक्निक को किसी जिंदा चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल मत करना, ये एक रेड लाइन है और तुम्हें इसे हरगिज क्रॉस नहीं करना चाहिए। जियांग प्रिंसिपल से कहता है मुझे उस रूल के बारे में पता है, मैं तो बस थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। वो भी एक्सप्लेन करने ही लगता है कि प्रिंसिपल उसे अपनी अलग डायमेंशन में ले जाते हैं और साथ ही वो अपनी बाउंड्री फोर्स को एक्सपेंड करते हैं। तो प्रिंसिपल की एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि बिल्कुल माइक यासु की फियर एबिलिटी के जैसी है। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इनकी बाउंड्री फोर्स का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि जिंदगी क्या है, क्या तुम जिंदगी को क्रिएट कर सकते हो, क्या तुम किसी भी चीज को लाइफ दे सकते हो। लाइफ एक बहुत ही प्रेशियस चीज है, एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज, चाहे तुम्हारे पास कितना ही गोल्ड क्यों ना हो, तुम्हारा सारा गोल्ड और पैसा किसी भी जिंदा चीज के एक बाल के बराबर भी नहीं। प्रिंसिपल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जियांग से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ कागज पर तस्वीर बनाकर किसी भी जिंदा चीज को ड्रा कर सकते हो, जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान। जियांग और भी ज्यादा घबरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि हमारी इस दुनिया में जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं कि तुम इसे अपने हाथों से क्रिएट कर सकते हो। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये अचानक प्रिंसिपल को क्या हो गया, मैं तो लाइफ क्रिएट करने के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मैं तो बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसलिए प्रिंसिपल से पूछ लिया। आए प्रिंसिपल को इसके बारे में इतना ज्यादा गुस्सा होने की क्या जरूरत है। प्रिंसिपल जियांग की सारी सोच को पढ़ लेते हैं और साथ ही चुटकी बजाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए जियांग से कहते हैं
ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारे दिल में क्या है। ऐसे भी मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। जियांग अपने दिल पर हाथ रखता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं, मैंने बस तुम्हें टेस्ट करने के लिए ही ऐसा किया। मैंने अपनी बाउंड्री फोर्स को थोड़ा सा एक्सपेंड किया। इससे हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा अजीब महसूस हो, लेकिन तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं, मुझे कुछ पास्ट का याद आ गया था जब तुमने लाइफ क्रिएट करने के बारे में बात की, इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। चलो तुम इस बात को भूल जाओ। प्रिंसिपल वहाँ से जाने लगते हैं। जियांग फिर से उठ खड़ा होता है। प्रिंसिपल से कहता है, एक मिनट रुको, मुझे बताओ कि पास्ट में क्या हुआ था। जियांग प्रिंसिपल से कहता है, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा गुस्सा होना पड़ा, और मैं ये बात भी जानना चाहता हूँ कि फोर्जिंग में ऐसा रूल क्यों है कि हम लोग लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते। प्रिंसिपल जियांग से कहती हैं, ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है जिसके बारे में इस दुनिया के लोगों को पता नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि तुम दूसरी दुनिया से आए हो तो तुम्हें बताना सेफ है। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और जियांग के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती हैं, तुम अपने आप क्यों नहीं देख लेते। प्रिंसिपल जियांग को अपने ब्रेन के अंदर अपनी पास्ट की मेमोरीज में ले जाते हैं। जियांग प्रिंसिपल के ब्रेन के अंदर उसी पुराने टेम्पल के अंदर होता है जैसे टेम्पल में वो एली माउंटेन्स के अंदर गए थे। जियांग प्रिंसिपल से कहता है, ये टेम्पल तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हमने एली माउंटेन्स में देखा था। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, ऐसे टेम्पल्स बहुत सारे हैं, तुमने तो बस एक ही देखा है। ये कोई और टेम्पल है, ये वो वाला नहीं है, ये मेरी पास्ट मेमोरी से है, बहुत साल पहले से। जियांग प्रिंसिपल से कहता है, तो इसका मतलब ये सारी तस्वीरें आपकी मेमोरी के अंदर हैं। उसी वक्त उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से कुछ लोग निकलते हैं जो कि आम गांव वाले होते हैं। उनमें ज्यादातर बूढ़े और बच्चे होते हैं, जबकि एक औरत भी होती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या हमें चूज किया गया है? कहाँ पर हैं गॉड्स? क्या हमें गॉड से मिलने के लिए बुलाया गया है? जियांग प्रिंसिपल से पूछता है, ये तो सारे आम लोग लगते हैं, क्या इन सबको भी पता है कि यहाँ पर टेम्पल है? क्या तब लोग यहाँ पर आसानी से आ जा सकते थे? प्रिंसिपल उसे कहते हैं, बस चुपचाप आके देखते जाओ, तुम्हें जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। वो गाँव वाले जहाँ पर खड़े होते हैं उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े जाइंट्स जिनके सर पर हॉर्न्स होते हैं वो निकलते हैं, और ये सारे बड़े लोग गॉड्स के ट्राइब से हैं। जियांग को उन्हें देखते ही दीवार पर बनी हुई पिक्चर याद आ जाती है। जियांग कहता है, ये सारे तो वही गॉड्स हैं जो कि उस पिक्चर में थे। गाँव वाले उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो हमारे गॉड्स हैं। वो जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो हमारे गॉड्स हैं, और उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, आप लोगों ने हमें जिंदगी दी, हमें नॉलेज दी और हमें मैजिक दिया। आप सबके इस एहसान के बदले में हम अब गॉड्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारी जिंदगी सिर्फ आपकी है। जियांग प्रिंसिपल से कहता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि जितना भी मैजिक और नॉलेज है ये सारा कुछ ड्रैगन से आया है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, तुम बस आगे आके देखते जाओ होता क्या है। यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो तुम्हें पहले नहीं पता, कि इंसानों को अभी तक जो कुछ भी पता है वो सब कुछ झूठ है। प्रिंसिपल की पास्ट मेमोरी में प्रिंसिपल खुद भी होते हैं। वो सीधे आकर गॉड किंग से कहते हैं, आपने वेस्ली आंद्रे को बुलाया, आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है, हुक्म करें आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। जियांग उसे देखकर प्रिंसिपल से पूछता है, क्या ये आप हैं? प्रिंसिपल उसे कहते हैं, हाँ ये मैं ही था, और उस वक्त मैं इन गार्ड्स का गुलाम हुआ करता था। वो सारे गांव वाले प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आखिर वेस्ली आंद्रे किससे बात कर रहा है? सामने तो कोई भी नहीं है। हालांकि प्रिंसिपल के सामने गॉड किंग बैठा होता है जो सिर्फ प्रिंसिपल को दिखाई देता है। जियांग प्रिंसिपल से पूछता है, ये सामने कुर्सी पर जो बैठा हुआ है क्या ये इन सारे गॉड्स का बॉस है? इसका मतलब ये गॉड्स का किंग है, तो क्या ये सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है, बाकियों को दिखाई क्यों नहीं देता? प्रिंसिपल जियांग की इस बात का कोई जवाब नहीं देते। गॉड किंग प्रिंसिपल से कहता है, आंद्रे तुम्हें क्या हो गया है? इस बार तुम सैक्रिफाइस के लिए जितने भी लोग लेकर आए हो वो सारे या तो बूढ़े हैं या फिर बच्चे हैं, ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं। क्या गाँव में और भी ऐसे कोई लोग नहीं बचे जो बहुत ज्यादा ताकतवर हों? प्रिंसिपल गॉड किंग से कहते हैं, असल में बात ये है कि सारे ट्राइब्स आपस में फाइट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो लोग थे वो मर चुके हैं, और मैं सिर्फ इन्हीं को मैनेज कर पाया हूँ। छोटे गॉड्स जो कि दूर खड़े होते हैं वो आंद्रे से कहते हैं, ये कमजोर इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने इनको बनाया था, इनको फाइट नहीं करनी थी, सिर्फ हमारे सैक्रिफाइस बनना था। उन गाँव वालों में से एक बूढ़ा शख्स उनसे कहता है, प्लीज गॉड मुझे चुन ले, मुझे अपने साथ जन्नत में ले जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपकी पूरी तरह से हिदमत करूंगा। बाकी के सारे गाँव वाले भी ये कहना शुरू कर देते हैं, हमें भी अपने साथ ले जाए, हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपकी भरपूर सेवा की जा सके। जियांग देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये गॉड्स यहाँ पर करने क्या वाले हैं? गॉड किंग आंद्रे से कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, हम अपना रिचुअल शुरू करते हैं। वो सारे छोटे गॉड्स अपने पास से वही डिवाइन वेपन निकालते हैं और उनको गाँव वालों की तरफ पॉइंट करते हैं, जिसमें से एनर्जी निकलती है, और उन गाँव वालों के सर के ऊपर एक बड़ा सा स्फीरिकल बॉल बनता है। बेचारे गाँव वाले उसकी तरफ देखकर कहते हैं, यही जन्नत का दरवाजा होगा। लेकिन जियांग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि जियांग को पता होता है कि उस स्फीरिकल बॉल में से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है।
जैसे ही वो स्फेरिकल बॉल थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो सारे गाँव वाले शैटर होकर उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। सारे बच्चे बूढ़े सारे उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जियांग से देखकर रोना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ तक कि औरतों और छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। जियांग चीखता हुआ आगे बढ़ता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल उसे कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं, ये तो सालों पहले की सिर्फ एक मेमोरी है, तुम इसे नहीं रोक सकते। प्रिंसिपल जियांग से कहते हैं तुम्हें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। उस वक्त जितने भी सैक्रिफाइस किए जाते थे वो सिर्फ आम गांव वाले होते थे जो कि बिल्कुल निर्दोष थे। जियांग प्रिंसिपल से कहता है तो क्या यही वो तरीका है जिसकी मदद से ये जेमस्टोन्स बनाते हैं? असल में यहाँ पर समझने की बात ये है, गार्ड्स उन डिवाइन वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए गांव वालों को मार देते हैं और उनके अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्रिस्टल्स बनाते हैं, बिल्कुल फिलोसफर स्टोन की तरह, जैसे कि फुल मेटल एल्केमिस्ट में बनाए जाते हैं। जियांग के देखते ही देखते वो स्फेरिकल बॉल खत्म हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा रेड क्रिस्टल बनता है। जियांग उस क्रिस्टल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो इंसानों की जिंदगी से बनाया गया होता है। प्रिंसिपल जियांग से पूछते हैं अब तुम्हें कैसा लगता है, क्या तुम इन जेमस्टोन्स को इस्तेमाल करने के काबिल हो? ये सब कुछ देखने के बाद ये जेमस्टोन्स कैसे बनाए जाते हैं? जियांग जल्दी से अपने गले से अपनी रिंग निकालता है और कहता है क्या मेरी रिंग के ऊपर लगा हुआ क्रिस्टल ये भी इसी तरह बनाया गया है? प्रिंसिपल उसे कहते हैं हाँ ये इसी तरह बनाया गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्योर है। इसकी प्योरिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंसानों की बलि चढ़ी है। जितने ज्यादा लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी उतना ही ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल क्रिएट होगा। जियांग ये बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 48 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।